हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, श्याम श्याम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में भी स्वागत है, जिसमें हम जो है बिहार एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज ये हमारा तीसरा पेपर होने वाला है। इससे पहले हमने 7/9 का पेपर सॉल्व कर लिया और जो है 18/9 का भी पेपर हमने कल देखा था। आज हम 8/9/2023 को जो ऑफिशियल पेपर हुआ था उसको हम देखने वाले हैं। ये मुख्यतः जो है ये माध्यमिक जो है शिक्षक वर्ग के लिए है, जैसे आप 9वीं 10वीं देखते हैं। और इसके अलावा ये एसएसटी का पेपर है। इसमें आप सभी को जो है 30 नंबर के आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला, और इसके अलावा 20 नंबर का आपका जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ, और इसके अलावा 100 क्वेश्चन आपको एसएसटी सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो आप जिनका भी अभी एग्ज़ाम आने वाला है 2-4 दिन में या आगे आने वाला है, वो सभी जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपके बहुत से डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आप सभी को लगता है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ होता है तो ऐसी बात नहीं है। पेपर जो है काफ़ी आसान होता है, आप सभी लोग देख ही सकते हैं। और पेपर जो है बार बार जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं, कम से कम मैंने देखा 3 से 4 पेपर उठा के जो हुए हैं आपके एसएसटी के सोशल साइंस के, इसमें जो है कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हुए हैं। तो हम जो है समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे है। हम फटाफट जो है अपने प्रश्नों पर चलेंगे। लेकिन प्रश्नों पर चलने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो बनाने को तो मैं भी बना सकता हूं कि जो है 14 तारीख को जो पेपर हुआ शिफ्ट 2 का क्वेश्चन ये है। देखिए, आप सभी को पता है कि जो कोई पेपर हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन ऐसे हो रहा है तो किसी को जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि छात्र जो गए हैं पेपर देने, उनको जो है 150 प्रश्नों में से कहीं ना कहीं 10-5 प्रश्न याद हो जाते हैं। तो ऐसा भ्रम फैलाने वाला काम नहीं है मेरा। जब भी आपका ऑफिशियल जो है क्वेश्चन पेपर जारी होगा तभी मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं किसी और टॉपिक को उठा के बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप अपना टॉपिक छोड़ के दूसरा ही टॉपिक पढ़ने में लग जाएं, तो फिर उसमें उससे ज़्यादा बेकार चीज़ और कोई नहीं हो सकती है। आपको सभी जो है टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ने हैं और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो हम जो है बहुत ही कम समय में अपना 150 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। और मुख्यतः जो हम ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम सीधा और सीधा जो है प्रश्न और आंसर देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा जो है कफ हो गया है दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो में अगर थोड़ा सा मेरे वॉइस में दिक्कत आती है तो उसको जो है इग्नोर करिएगा। बाकी आप एक तरफ देख ही सकते हैं, इधर आपको क्वेश्चन आईडी दी गई है तो मैं क्वेश्चन आईडी नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा सीधा जूम करके आपको क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता है। सामंतवाद में जो है ये भूमि का मालिक कौन होता है, तो भूमि का मालिक जो होता है वो राजा होता है। आप सभी ने आंसर भी देख लिया था पहले सवाल का। तो सामंतवाद में जो है भूमि का मालिक कौन होता है, तो राजा होता है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल आपका देखिए 7 तारीख को भी पूछा गया था और 8 तारीख को भी पूछा गया था। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया, या वास्को डिगामा भारत किस वर्ष पहुंचा, ठीक है, या कालीकट किस वर्ष पहुंचा, ये इसका सभी का उत्तर एक ही होगा और आप सभी लोग जानते हैं ये होगा 1498। सबसे पहले बार्थोलोमो डियाज ने जो है केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, वहाँ का रास्ते का पता लगाया था जो अफ्रीका महाद्वीप पर है। और जब उसी रास्ते से वास्को डिगामा वहाँ पर पहुँचा था तो भारत का एक व्यापारी था, अब्दुल मजीद नाम था उसका, ऐसा बिहार के एससीईआरटी में दिया गया है। और उसकी मुलाकात जो है वहाँ वास्को डिगामा से हुई और फिर से उसी के माध्यम से जो है वास्को डिगामा भारत आने का रास्ता मिल गया। और ये कहाँ पहुँचा, केरल कालीकट पहुँचा। और वहाँ पर जो है तत्कालीन शासक जो थे जमुना ने इसका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया था। तो ये पूरी कहानी है। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी। अब सप्तवर्षीय युद्ध में जो है ये किसकी पराजय हुई थी, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध। और इसमें जो है इंग्लैंड जीत गया था और जो है फ्रांस की हार हो गई थी। याद रखिएगा, फ्रांस जो है ये हार गया था। इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगली बार आपसे पूछ लेगा कौन जीता था, तो इंग्लैंड जीता था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। मॉन्टेस्क्यू ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी, तो इनका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज इसका नाम है। लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में दिख रहा होगा, सामाजिक जो है संविदा इन्होंने नहीं लिखा था, दास कैपिटल भी नहीं लिखा, इसके अलावा जो है वृहत ज्ञान क्रोश भी नहीं लिखा। देखिए, विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इनको इसको बोलते हैं द स्पिरिट, लिख देता हूं, याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ दी, ELAWS,
ऐसी लॉज, ये इसका बुक का नाम था और यहाँ पर जो है ये हिंदी में लिखी हुई है, तो विधि की आत्मा हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है सामूहिक संविदा जो है ये किसकी रचना है। देखिए सामाजिक संविदा, अब अगर इसको जो है आप इंग्लिश में करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और आप सभी जन लोग जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, तो ये जो है वो रूसो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सामाजिक अनुबंध या सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी का अगर नाम आता है तो आपको जो है रूसो को सही करना है, पहला ही विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ये कब हुई थी। इंग्लैंड में क्रांति हुई थी दोस्तों, जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, और ये मैंने कल के पेपर में ये आपको बताया था। तो ये कब हुई थी ये आपको जानना चाहिए। ये हुई थी आपकी 1688 में। ठीक है, 1688 में हुई थी, इसलिए इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि हिटलर किसका प्रवर्तक था। तो हिटलर आप सभी लोग जानते हैं, हिटलर और जो है मुसोलिनी, ये दोनों किसके प्रवर्तक थे, तो ये फांसीवाद के थे। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो हिटलर मानता था वो जो है नाजीवाद को मानता था, याद रखिएगा नाजीवाद को मानता था। और इसका एक दोस्त था जो फांसीवाद को भी बढ़ावा दे रहा था, मुसोलिनी। ठीक है, तो ये आपका जो है ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता, किसने नारा दिया था। तो एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता जो है ये नारा किसका था, तो ये हिटलर का था, ये भी याद रखिएगा हिटलर का था। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 त्रिकूट समझौता। ठीक है, त्रिकूट समझौता, ये मुख्यतः जो है त्रिकूट समझौता नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये त्रिगुट समझौता है। ठीक है, ये 3 गुट थे, इसमें 3 देश थे, तो इसको हम त्रिगुट पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिगुट समझौता, इसमें कौन कौन से शामिल थे, तो इसमें आपका जो है जर्मनी शामिल था, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल था। याद रखिएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो है शामिल था। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, त्रिगुट समझौता। त्रिकूट समझौता नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की। तो 14 सूत्री योजना जो है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच में। 1914 से 18 के बीच में आपका पहला विश्व युद्ध हुआ, और उसके बाद जो है वर्साई की संधि हुई, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधि हुई। ठीक है, सेवर्स की संधि, वर्साई की संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। ठीक है, अलग अलग संधि हुई थी कई देशों के साथ में। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 14 सूत्री योजना जो है ये किसने प्रस्तुत की थी, तो ये आपका वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम, वुड्रो विल्सन ने जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, उन्होंने प्रस्तुत की थी। आगे देखिए अगला सवाल देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व की शक्ति बनकर उभरा। तो कौन सा देश जो है विश्व की शक्ति बनकर उभरा, आप सभी लोग जानते हैं कि जब इसने जो है 1917 में पहले विश्व युद्ध में भाग लिया, और उसके बाद जो है युद्ध जो है तुरंत खत्म हो गया। इसने ऐसा मतलब विध्वंस मचाया और ऐसे जो है तरीके अपनाए युद्ध के कि तुरंत जो है विश्व युद्ध खत्म हो गया, और उसके बाद जो है अमेरिका एक जो है महाशक्ति बनकर उभरा था। याद रखिएगा सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सरहुल, सरहुल जानते होंगे, तो ये किनका पर्व है, तो ये आपका जनजाति का है। कौन सी जनजाति का है, मुंडा या ओरांव या कोल या मीणा। तो ये जो है ये मुंडा जनजाति का एक पर्व है जिसका नाम है सरहुल। ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है, इनमें से कौन जो है व्यावसायिक खेती नहीं है। तो वाणिज्यिक अनाज, तो ये आपका व्यावसायिक खेती हो गई। और कार्बनिक और वृक्षारोपण, ठीक है, कार्बनिक और वृक्षारोपण, कार्बनिक और वृक्षारोपण और मिश्रित। तो इसमें से देखिए कह रहा है व्यावसायिक खेती नहीं है और वाणिज्यिक अनाज ही लिखा है। तो यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसका पहला ही विकल्प जो है ये आयोग ने सही माना है, तो आप भी इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है, इनमें से कौन सा जो है मोटे अनाज है, ऐसा लिखना चाहिए था। थोड़ा सा हिंदी में ये ट्रांसलेट जो है वो गलत है। तो कौन सा जो है मोटा अनाज है ये आपको बताना है। तो इसमें से देखिए आपका ज्वार भी जो है मोटे अनाज में आता है, मिलेट में, बाजरा भी और रागी भी, ये सभी जो है आपका मोटे अनाज में है। तो इसीलिए इसका ये सभी जो है सही हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन सा जो है बाजरा है, इनमें से कौन सा जो है बाजरा। अब बाजरा मुख्यतः क्या हो जाएगा कि जो है मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज। तो देखिए ज्वार जो है और रागी ये बाजरे में आता है, बाकी मक्का नहीं आता। तो इन दोनों जो है ये सही हो जाएगा, इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है खरबूजा किस मौसम में होता है। तरबूजा, खरबूजा ये सभी कौन से मौसम में होते हैं, तो रबी, खरीफ या जायद। तो ये सभी अगर देखा जाए
तो ये जो है वो जायद की फसलें हैं, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ये सभी जो है वो जायद की फसलें होती हैं। अगला सवाल देखिए, मूंगफली का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आंध्र प्रदेश है, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती हैं, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। दलहन जो है फलीदार फसलें हैं, बिल्कुल सही है। वे अन्य फसलों के साथ जो है रोटेशन में उगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। देखिए दालों को जो है बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है, और इसीलिए जो है इसे भविष्य की भी फसल कहते हैं, मोटे अनाज को। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए चांदी क्रांति कौन से संबंधित है? चांदी क्रांति, ठीक है, चांदी की क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है चांदी की क्रांति का संबंध जो है ये अंडा उत्पादन से है, याद रखिएगा, अंडा उत्पादन से। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को जो है निलंबित कर दिया है? तो ये आपका था ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये आपका सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? जो है सुरक्षा परिषद में जो है कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ये आपके जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। और इन्हें जो है हर 2-2 साल पे जो है बदलता रहता है। हर एक देश को जो है 2 साल के लिए सदस्यता मिलती है और हर 2 साल में जो है ये बदलते रहते हैं। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका 10। देखिए इसका जो है ए विकल्प जो है सही हो जाएगा, 10 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक जो है संगठन नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका अस्थाई केंद्रीय अफीम बोर्ड का संबंध कहाँ से भाई? राष्ट्र संघ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था? अब जो है लीग ऑफ नेशंस का आपने नाम सुना होगा, तो इसमें से जो है किसने जो है कौन इससे जुड़ा हुआ था, किसने जो है नाम जो है वापस नहीं लिया था? तो इंडिया ने नहीं लिया था, याद रखिएगा, इंडिया ने नहीं लिया था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना जो है सर नाइटहुड या नाइटहुड की उपाधि जो है वापस करने का जो है घोषणा किया था? तो किसने किया था? तो ये आपके थे, आप सभी लोग इनका नाम जानते होंगे, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर थे या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या हम कुछ भी कह सकते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी इनको कहा जाता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी और इसकी जो डेट हो जाएगी वो 1 जनवरी 1923 हो जाएगी। 1 जनवरी 1923 हो जाएगी। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं 1885 में इसकी स्थापना हुई और ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उद्योग से प्रारंभ हुई। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको जो है कोयला और लोहा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थे, इसीलिए जो है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ से उद्योगों में परिवर्तन हुआ था वो वस्त्र उद्योग में हुआ था, इसीलिए इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, पटना में गोलघर का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था? कैप्टन गॉल्स्टीन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने जो है सन 1786 में पटना गोलघर का निर्माण करवाया था। आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में भी, एससीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ये पटना में जो गोलघर का निर्माण है वो कैप्टन गाल्स्टीन के द्वारा कराया गया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको गाल्स्टीन देखने को मिलता है, कहीं कहीं गास्टीन ही लिखा रहता है। तो 1786 में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है ये आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पेरिस शांति समझौता जो है कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता जो है ये आपका 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के जो है बाद हुआ था, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इसमें लॉर्ड जॉर्ज और लैंडो और वुड्रो विल्सन भी जो है शामिल थे। बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा।
और यहीं से सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में भी बने थे दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल इससे मिलते जुलते ही थे। तो अगर कोई बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी आप में से कर रहा है तो यहाँ से जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल है उसको जो है आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, एलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? एलेक्जेंड्रिया जो है ये किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल सागर। ठीक है, लाल सागर के मुहाने पर ये जो है एलेक्जेंड्रिया देश जो है ये बसा हुआ है। देखिए, भारत में प्रेस का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो बंगाल गजट जिसने लिखा था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, इन्हीं को जो है भारतीय प्रेस का जो है जनक कहा जाता है। भारत में प्रेस का जनक जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुद्रण की इस तकनीक सबसे पहले कौन से देशों में आई थी? ठीक है, कौन से 3 देशों में आई थी? अब ये मैं आपको बाकायदा दिखा भी सकता हूँ कि कहाँ से पूछा गया था, लेकिन अभी उस चीज़ का टाइम नहीं है। अभी आपको जो है फटाफट सवाल देख लेने हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कहाँ से, आप अगर क्लास 9 और 10 की जो है एससीईआरटी उठा लेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई? तो ये चीन, और चीन के बाद जो है जापान और कोरिया। ठीक है, चीन, जापान, कोरिया। तो इसका जो है पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कोसी नदी बिहार की शोक कहलाती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कोसी जो है ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है, और मुख्यतः जो है ये 3 धाराओं से मिलकर बनती है, याद रखिएगा। तो ये जो है कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? तो नेपाल में है। नेपाल में है, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? आप सभी लोग जानते हैं K2 गार्डविन आस्टीन जो है ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कहा जा रहा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये 8,611 मीटर, 8,000 जो है 611 मीटर है। 8,848 जो है ये माउंट एवरेस्ट की है। आगे देखिए, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार झील कैसी झील है? तो ये आपका जो है क्रेटर झील है। ठीक है, क्रेटर झील है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, सुसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो आसानी से आप इसको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपका कौन सा नदी पर हो जाएगा? शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें से आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहे कि आपको जो है परेशान कर पाए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि मोहसिन राम में होती है, मोहसिन राम में, मेघालय में। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सिमलीपाल बाथू रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही सिमलीपाल का नाम आया आप सभी लोग जान जाते हैं सिमलीपाल कहाँ पे है। तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? कौन से वर्ष से जो है पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है? तो ये 1992 से दी जा रही है, याद रखिएगा। 1992 से बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? जनसंख्या में बच्चों की जो है अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो ये जब उच्च जन्म दर होगी तभी बच्चे जो है ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब उच्च जन्म दर होगी तभी तो आपको बच्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, 42 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? मतलब जनसंख्या किससे जो है नहीं बढ़ती है? जन्म दर से, या मृत्यु दर से, या प्रवास से, या लिंगानुपात से? तो देखिए, लिंगानुपात से जो है ये जनसंख्या वृद्धि इसका कारण नहीं है। बाकी प्रवास और मृत्यु दर और जन्म दर ये सभी जो है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बाकी लिंगानुपात से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? द्वितीयक कार्यों में कितनी सारी आबादी लगी हुई है? तो ये 24.3% जो है ये आपका द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? कल भी मैंने आपको ये सवाल करवाया था। इसको जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं जमुना के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमाओं पर है? किन 2 देशों की सीमाओं पर है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका नेपाल और तिब्बत। ठीक है, नेपाल और तिब्बत, या हम नेपाल और चीन भी कह सकते हैं क्योंकि तिब्बत जो है चीन का हो गया है। तो नेपाल और तिब्बत जो है ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए, भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो भूटान के जितने भी हमारे पहाड़ी देश हैं या पर्वतीय देश हैं उनकी जो है मुख्यतः अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो पर्यटन पर होती है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मापनी क्या है? मापनी क्या है? तो मापनी अनुपात है। याद रखिएगा, मापनी क्या होती है? अनुपात होती है। और ये मापनी से आपके हर एग्जाम में आपके 3 सवाल 4 सवाल आपको देखने को मिले हैं। तो मापनी आप गूगल करके बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा, 3-4 सवाल आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मापनी क्या है? तो ये अनुपात है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है। एटलस जो मानचित्र होता है ये कौन से पैमाने पर बनाया जाता है। तो देखिए जब छोटा मानचित्र बनाते हैं तो उसके लिए बड़ा पैमाना लेते हैं, और जब बड़ा मानचित्र बनाते हैं तो उसके लिए छोटा पैमाना लेते हैं। तो ये आपका जो है बहुत छोटा, ठीक है, डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे, भूमिगत जल को कितना प्रतिशत भाग किसी के लिए इस्तेमाल होता है। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग जो है ये कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप जानकर आश्चर्य नहीं करेंगे, आप सभी को पता ही होगा, 92% जो भूमिगत जल है इसका उपयोग कृषि के लिए होता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50, खनिजों और जीवाश्म ईंधनों में गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लेते हैं। अब खनिजों और जीवाश्म ईंधन जो है ये कैसे हैं, गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन में, ये कितने वर्षों में बनते हैं, ये सैकड़ों वर्षों में नहीं लाखों वर्षों में बनते हैं, ठीक है, लाखों वर्षों में बनते हैं। इसीलिए इनको जो है गैर नवीकरणीय कहा जाता है, क्योंकि पता नहीं कितनी जो है पुश्तें जो है बीत जाएंगी, ठीक है, मानव आबादी पता नहीं कितने पुश्तें उनके खत्म हो जाएंगे, जनरेशन खत्म हो जाएगी, तब ये जो है पुनः बनेंगे। तो सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी जल्दी हो चुके हैं, लगभग 21 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए। तो इसीलिए मैं आपसे जो है निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में खनिजों और किससे देश समृद्ध है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आप देखेंगे कि यहाँ पर खनिज तो हैं और साथ साथ में जो है कोयला भी काफ़ी अच्छे मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसके लिए ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। तो 30% कौन सा है, मरुस्थल है या पर्वत है या मैदान है या पठार है। तो 30% अगर हम देखेंगे तो हमारा 30% जो है ये आपका पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है, पर्वत देखने को मिलेगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो ये स्थानीय साहूकार ही हैं जो इनको ऋण देते हैं, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बैंकों के पास चले जाइए तो इतने आपके कागजात बता देंगे कि कोई भी किसान जो है इतने कागजात ही नहीं दे पाएगा ब्रांच मैनेजर को कि वो उनको ऋण दे दें। सबसे बड़ी बात यही है, कोई भी योजना अगर आती है तो क्योंकि गाँव में जो है शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हैं और इनको जो है ऋण आसानी से मिल नहीं पाता है। दोस्तों अगर इनको 4 लाख का ऋण लेना है तो ये 50,000 रुपये तो उसमें से घूस देने के लिए पहले ही मांग इनसे हो जाती है। इसीलिए गाँव के किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बैंक से ऋण लेने से जो है कतराते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है, विश्व के जल भूतों में देखिए कितना % से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया गया है। तो कितने %, तो ये आपका हो जाएगा 30%, ठीक है, 30% से थोड़ा कम जो पानी है इसको मीठे जल के रूप में जो है भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा जो है ये जल से ढका हुआ है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है 0.5%, ठीक है, 0.5%। तो ये आपका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तेल का सबसे पुराना उत्पादक कौन सा है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है असम हो जाएगा, ठीक है, असम। डी विकल्प, बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आधा टीवा खनिज है। आधा टीवा खनिज है, ये आपका कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो ये आपका देखिए सीसा भी नहीं है, कापर भी नहीं है और टिन भी नहीं है, ये आपका जो है चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है, चूना पत्थर जो हो जाएगा ये आपका मतलब ऐसा कह रहा है कि आधात्विक खनिज है, ठीक है। तो डी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल करें, इनमें से कौन सा जो है जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में आपका जो है केवल और केवल जो है गंगा डॉल्फिन या गंगे डॉल्फिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये भारत में पाई जाती है। तो उसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी दिवस जो है इंटरनेशनल, ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो है 22 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष आपका 22 मई को मनाया जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टैक्सोल का उपयोग जो है होता है। टैक्सोल एक पौधा होता है, इससे जो है दवाई बनाई जाती है। तो किसकी दवाई बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका उपयोग जो है वो कैंसर की दवाई बनाने में होता है, ठीक है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सभी आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से भर भर के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार जो है आपका स्थित है। तो ये आपका असम में हो जाएगा। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
देखिए अगला सवाल है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जेके सीमेंट, इसके अलावा रेशम कृत्रिम वस्त्र उद्योग, या बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, या टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का, तो सार्वजनिक क्षेत्र का अगर देखें तो ये आपका बोकारो जो है लौह इस्पात उद्योग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, बाकी सभी जो है ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो नेपानगर में आपका अखबारी कागज आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो चूना पत्थर का उपयोग जो है मुख्यतः सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। किस क्या बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। तो दिए गए ऑप्शन में से जो है महाराष्ट्र, बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की पूर्वी मध्य रेलवे का जोन कहाँ पर है, तो पूर्वी मध्य रेलवे का जोन जो है बिहार के हाजीपुर में है। इसका मुख्यालय जो है ये आपका हाजीपुर में स्थित है, तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार का अगला सवाल देखिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, देखिए पटना, बक्सर, शिवहर या गया। तो इसमें से पटना में सबसे ज़्यादा आपका आबादी देखने को मिलेगी, तो ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बिहार का शोक, तो आप सभी लोग जानते हैं बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अभी ऊपर आपसे पूछा गया था कि इसका उद्गम कहाँ पे है, तो इसका उद्गम जो है नेपाल में है। अगला सवाल देखिए कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। बागमती परियोजना जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका सीतामढ़ी में देखने को मिलेगी। कहाँ पे, सीतामढ़ी में, तो इसका ये विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है ये आपका नवीकरणीय है या अनवीकरणीय या जैव या अजैव, तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। इसको बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये हमने कल भी देखा था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो ये 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। इसका सी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए लेक वालेस किस देश का नेता था, ठीक है। लेक वालेस जो है ये कौन से देश का नेता थे, तो ये कौन से देश के थे, तो ये आपके पोलैंड के थे, पोलैंड के थे। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। लोकतंत्र की जो है वो सर्वमान्य परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो ये आप सभी लोग जानते हैं। कल भी हमने, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो ये जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। अब्राहम लिंकन के द्वारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो लोकतंत्र में शासन कौन सा करेगा, तो ये आपका लोकतंत्र में संविधान का शासन होता है, और संविधान जो है ये जनता जो है इसका ए विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जनता जो है ये शासन करती है, एक प्रकार से जनता ही कह सकते हैं, क्योंकि जो है जनता ही अपने प्रतिनिधि को जो है चुनकर भेजती है गद्दी पर देख रेख करने और कानून और प्रशासन बनाने के लिए, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। बुनियादी नियमों का जो है लिखित रूप है, तो बुनियादी नियमों का लिखित रूप जो है अनुसूची नहीं है, सरकार भी नहीं है, अनुच्छेद भी नहीं है। अनुच्छेद और अनुसूची आपको संविधान में देखने को मिलते हैं, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति का चुनाव जो है किसका होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव जो होता है ये प्रधानमंत्री का नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव से होता है, चुनाव आयोग को होता ही नहीं है, यूपीपीएससी के अध्यक्ष का भी नहीं होता है, ये होता है भारत के राष्ट्रपति का, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 78 भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है, तो चुनाव चिन्ह जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो ये जो है चुनाव आयोग के पास है, चुनाव आयोग के पास है। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए मैं इतना फास्ट क्यों करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा पाऊँ, और इसको देखने के बाद आप दूसरे भी जो है क्लासेस देख पाए। देखिए भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। भारतीय जो है संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है ये कौन से क्षेत्र में आपके है, तो कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपका 21A में है, ठीक है, 21A में है, या 21 का हम कह सकते हैं। तो इसका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है, तो ये बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूँ। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होता है।
होता है? चुनावी स्पर्धा से लाभ क्या होता है? अधिनायक बनने में, जनमत निर्माण में, या तानाशाह बनने में, या जो है इनमें से कोई नहीं। तो चुनावी स्पर्धा से जो है जनमत निर्माण होता है, याद रखिएगा। जनमत निर्माण में जो है इससे जो है लाभ होता है। बी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा व्यक्ति जो है वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? कौन सा व्यक्ति जो है वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? तो देखिए, पागल या दिवालिया, या वयस्क व्यक्ति, या जो है अमीर व्यक्ति, या गरीब व्यक्ति। तो इसमें से जो है पागल या दिवालिया जो है ये व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अब ऐसा जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं? वर्तमान में अगर भारत के चुनाव आयुक्त देखें 2023 का ये सवाल है आपका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर टी.एन. शेषन हो जाएगा। टी.एन. शेषन हो जाएगा। और अभी जो 2025 में कौन है ये आपको बताना है, क्योंकि बिहार में जो है चुनाव भी है और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान था SIR के लिए। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में जो है भारत के चुनाव आयुक्त कौन से हैं। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कितनी सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 सीटें जो है वो इनके लिए आरक्षित की गई हैं। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC को संवैधानिक दर्जा जो है ये कब प्राप्त हुआ था? तो इसको जो है संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये 1993 में प्राप्त हुआ था। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है 1993 में जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखिए, भारत में आपातकाल जो है सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? ये भी मैंने पिछले सेशन में आपको सवाल करवाए हुए थे। अब मैंने कहा कि जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आपके बिहार स्टेट वाले में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1962 हो जाएगा। ठीक है, 1962 हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में जो है इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? लोकसभा में लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? जैसे हमारे यहाँ जो है लोकसभा कहा जाता है संसद के सदन को लोकसभा और राज्यसभा, तो वैसे ही जो है हमारे अगर लोकसभा को देखा जाए तो उसको इंग्लैंड में क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो वहाँ पर जो है इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इनमें से कौन सा अधिकार जो है वो जो है केवल और केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है? तो इसमें देखिए, काम का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, जीविका का अधिकार और वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार। तो ये जो है आपका अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार जो है ये भारतीयों को प्राप्त है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? सामाजिक जो विभेद उत्पन्न होते हैं इसके उत्पत्ति का जो है प्रधान कारण क्या है आपका, ये आपको बताना है। तो ये आपका है जन्म, कह रहा है जन्म। ठीक है, जन्म से ही कोई जो है अलग अलग धर्म में, अलग अलग जातियों में जो है पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, यही आपका जो है कारण है। अगला सवाल देखिए, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है ये बहुदलीय व्यवस्था है। याद रखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था है कि बहुत सारे दल जो है ये लड़ सकते हैं। सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में जो है भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपस में फूट, या विविधताओं में वृद्धि, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। तो ये आपका जो है भागीदारी का मतलब है कि विभिन्न समुदायों में जो है टकराव के बीच में कमी हो जाती है। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये जो है अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। याद रखिएगा, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अभी आप बताएंगे कि हाल ही में जो है किसने उपराष्ट्रपति के पद से जो है इस्तीफा दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ आपका उत्तराखंड से हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं, पिछले तीनों सेशन में मैं ये सवाल आपको करवा चुका हूँ। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 की निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और सरकार की आलोचना का अधिकार, या किसी धर्म को स्वीकार करने का जो अधिकार है,
ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा जो है कथन सही है। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह धर्म की प्रधानता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ जो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ जो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, भारत में केंद्र में गैर सरकारी कांग्रेस कब बनी थी। भारत में जो है केंद्र में गैर सरकारी जो है कांग्रेस की सरकार कब बनी थी। गैर सरकारी कह रहा हूँ, गैर कांग्रेसी सरकार जो है ये पहली बार कब बनी थी, ये आपको बताना है। तो ये 1977 में बनी थी, याद रखिएगा, 1977 में। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त कौन सी है, ये आपको बताना है। तो शिक्षा का अभाव ये नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था और मतभेदों का मतदान का जो है दुरुपयोग। तो इसमें जो है लोकतंत्र में आस्था जो है ये आपका सही हो जाएगा। ये जो है लोकतंत्र की सफलता का जो है एक जो है आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र में आपको आस्था और उसके जो है मानना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आपका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। लोकतंत्र का जो है सर्वोत्तम गुण कौन सा है। शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता या बहुदलीय पद्धति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। अब ये सब कहने की ही बातें हैं, याद रखिएगा। बाकी आप देखते हैं कि जो है अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। कानून के सामने जो है अमीरों की चलती है, जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का चलता है। तो ये सब केवल और केवल कहने की बातें हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे उपाय क्या है। भारतीय लोकतंत्र को दूर करने के लिए इनकी कमजोरियों को सबसे बढ़िया उपाय कौन सा हो पाएगा। देखिए, कह रहा है आर्थिक असमानता या मीडिया पर नियंत्रण या सुधारात्मक कानूनों का निर्माण या बूथ छापामारी। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आर्थिक असमानता जो है कभी बराबर नहीं हो पाएगी, मीडिया पर नियंत्रण भी नहीं। ये आपका हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का जो है निर्माण करना चाहिए। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर का सवाल है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। किस वर्ष जो है रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को जो है मजबूती प्रदान की। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो ये जो है 1917 में हुई थी, इसीलिए इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ से आगे 30 सवाल हम जो है वो शिक्षण कला के देखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं टीचिंग ऑफ आर्ट, या अलग अलग जगह पर जो है CDP कहा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है अधिगमकर्ता मतलब जो सीख रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। जैसे छात्र सीख रहा है और शिक्षक जो है सिखा रहा है, तो यहाँ पर छात्र जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटक हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधिगम का नियम है। अधिगम का नियम है अभिप्रेरणा का नियम या व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम या अभ्यास का नियम, या आपका जो है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अधिगम जो है अभ्यास का नियम है। ठीक है, अधिगम जो है ये अभ्यास का नियम है, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 103 नंबर का सवाल, इनमें से एक अश्रेणीयन अधिगम व्यवस्था है। इनमें से एक जो है अश्रेणीयन अधिगम व्यवस्था है, दल शिक्षण या सहायक शिक्षण, या आपका जो है सूक्ष्म शिक्षण या आपका वृहद शिक्षण। तो देखिए, ये आपका दल शिक्षण आपने नाम ही नहीं सुना होगा, सहायक शिक्षण आपने सुना होगा, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जो है माइक्रो टीचिंग हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वे कौशल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता। ठीक है, वह कौशल जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता। प्रश्न का उत्तर, मानचित्र बनाना, सोचना या लिखना। अब जब कोई कुछ सोच रहा है तो आप उसको सीधे कैसे देख सकते हैं। देखिए, जो सोचने वाला कौशल है ये आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अधिगम प्रतिफल का संबंध है। अधिगम जो है प्रतिफल का संबंध है, तो किससे, तो ये शिक्षक से या शिक्षार्थी से या विद्यालय से, या जो है इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम जो है ये शिक्षार्थी से जो है प्रतिफल का संबंध होता है, तो इसका जो है बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 106 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से मनोगत्यात्मक क्रिया शामिल है। निम्नलिखित में से मनोगत्यात्मक क्रिया जो है किस में शामिल है। पैनल चर्चा में,
या आपका व्याख्यान में या दल शिक्षण में या कोई नहीं। तो इनमें से जो है कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कोई नहीं हो जाएगा, डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आगमन विधि शिक्षक की मदद करता है। देखिए आगमन और निगमन विधि से बहुत से सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो आगमन और निगमन विधि आप लोग जरूर से पढ़िएगा। देखिए प्रक्रिया नियंत्रित करने में, प्रक्रिया निर्देशित करने में, इसके अलावा आप व्याख्यान देने में या कोई नहीं। तो इसमें जो है इसमें से कोई नहीं सवाल जो है ये आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस विधि में जो छात्र जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो ये कौन सी विधि होती है? छात्र जो है जब कोई चीज़ जानते हैं और उससे धीरे धीरे जो है अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, तो ये कौन सी विधि होती है? तो ये आपका निगमन विधि होती है, याद रखिएगा, निगमन विधि। और आगमन विधि में इसका उल्टा होता है, अज्ञात से जो है ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, एंट्री व्यवहार को क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान भी कहते हैं, या विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, या सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है पूर्व ज्ञान कहते हैं, क्योंकि जब आप कहीं एंट्री करते हैं तो आप जो है उसको जो है पूर्व ज्ञान से और उसके जो है नवीन ज्ञान को जो है जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका जो है ए विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पाठ योजना का उद्देश्य कथन क्या स्पष्ट करता है? तो ये स्पष्ट करता है विषय वस्तु का, या जो है सामान्य उद्देश्य का, या पूर्व ज्ञान का, या प्रस्तावना का। तो ये उद्देश्य आपका क्या, उद्देश्य कथन क्या कहता है? तो ये विषय वस्तु को जो है स्पष्ट करता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये आपका पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 111 नंबर का सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? माइक्रो टीचिंग जो है इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था, याद रखिएगा 1963 में। तो ये आपका जो है पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सही क्रम को चुने, शिक्षण, योजना, पृष्ठपोषण, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना, या पुनः पृष्ठपोषण। तो देखिए इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो आप योजना बनाएंगे, उसके बाद जो है आप शिक्षण करेंगे, फिर आप पृष्ठपोषण करेंगे, फिर पुनर्योजना बनाएंगे, फिर पुनर्शिक्षण करेंगे, और फिर पुनः पृष्ठपोषण करेंगे। मतलब पृष्ठपोषण का मतलब जो है पुनः मूल्यांकन करेंगे। आपने पहले योजना बनाई, फिर छात्रों को जो है इसके हिसाब से पढ़ाया, फिर आप जो है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद आप फिर से योजना बनाएंगे, फिर से शिक्षण करेंगे, और फिर आपको जो है मूल्यांकन करेंगे। तो ये आपका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूक्ष्म पाठ की तैयारी किस चरण के अंतर्गत आती है? सूक्ष्म पाठ की जो है माइक्रो लेशन की तैयारी जो है ये कौन से कौशल के अंतर्गत आती है, किस चरण के अंतर्गत आती है? तो ये आपका हो जाएगा कौशल अधिग्रहण की स्थिति, ठीक है, कौशल अधिग्रहण की स्थिति, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 114 नंबर का सवाल है, एक रचनात्मक बच्चे होने की संभावना है, अपसारी या अभिसारी, ए और बी दोनों। तो इसमें देखिए अपसारी का मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है थिंकिंग, ठीक है। तो अब अभिसारी में जो होता है लिमिटेड थिंकिंग होती है, अपसारी में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अनलिमिटेड थिंकिंग होती है। तो ये आपका पहला विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 115 नंबर का सवाल है कि जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है, तो जब कक्षा का वातावरण जो है सकारात्मक होता है, छात्र खुश होते हैं, या आपका शिक्षक खुश होते हैं, या ए और बी दोनों। तो इनमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो देखिए जब सकारात्मक रहेगा तो शिक्षक भी खुश रहेगा, छात्र भी खुश रहेंगे। तो ये आपका सी विकल्प जो है दोनों हो जाएगा, ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। अगला देखिए 116 नंबर का सवाल, पाठ्य पुस्तक मदद करती है क्या करने में? तो ये जो है छात्रों का भी मार्गदर्शन करती है और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करती है। तो ये आपका ए और बी विकल्प जो है दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 117 नंबर का सवाल है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? भारत का जो है सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में जो है ये आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जो है शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, वैज्ञानिक है या कलात्मक है? तो ये आपका जो है वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है, वैज्ञानिक है। इसका पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 119 नंबर का सवाल है कि शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, वह एक महान देशभक्त है। तो देखिए देशभक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, और यह भी नहीं कह सकता कि शिक्षक जो है वो महान देशभक्त है, लेकिन पहला जो विकल्प है वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। पहला विकल्प जो है यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए विकल्प जो है 119 नंबर का सही हो जाएगा। अगला देखिए
देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है शिक्षक जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में या सलाहकार के रूप में, या इसके अलावा अगर हम बात करें सहभागी के रूप में, या जो है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक जो है कैसे भूमिका निभाता है, तो ये जो है सलाहकार के रूप में नहीं, ये सहायक के रूप में, ठीक है। ये हेल्प करता है आपको अधिगम को पूरा करने में। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन में होता है, एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होगा, तो उसकी वैधता होगी, ठीक है। सबसे पहले तो वो वैध होगा, चाहे जहाँ भी उसको ले जाइए वो वैलिड होगा। तो इसका बी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी जो है ये एक अच्छे मूल्यांकन की जो है गुण होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 122 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन तो बिल्कुल हो जाएगा, संकलनात्मक भी हो जाएगा, सीसीई भी हो जाएगा, लेकिन वाद विवाद जो है ये मूल्यांकन का जो है प्रकार नहीं है। इसका बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 आपसे कह रहा है कि मूल्यांकन संबंधित है विषय, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है सभी सही हो जाएगा। विषय से भी संबंधित है और अधिगम प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है और उद्देश्य का भी मूल्यांकन होता है। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन जो है ये पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है, या छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, तो बिल्कुल संबंधित है। यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, बिल्कुल यह संबंधित है। और यह जो है शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सी विकल्प जो है नहीं होगा। बाकी आपका यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 125 नंबर का सवाल है कि पाठ्यक्रम भाग है, पाठ्यक्रम जो है भाग है, शिक्षण का भाग है, या आपका पाठ्यचर्या का भाग है, या आपका वर्ग कक्षा का भाग है, या समाज का। तो जो है शिक्षण क्या है, ये पाठ्यक्रम जो है ये किसका भाग है, तो पाठ्यक्रम जो होता है ये पाठ्यचर्या का भाग होता है, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है, मानव आवश्यकताओं को जो है कितने भागों में बांटा है। तो ये जो है 5 वर्गों में बांटा है। अब्राहम मैस्लो ने जो है ये आपका जो है मानव की जो है आवश्यकताओं को जो है 5 भागों में बांटा था, याद रखिएगा, 5 वर्गों में। तो इसका बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 127 नंबर का सवाल, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, जीवित प्राणी में, लड़का में, लड़की में। देखिए ये जीवित प्राणी में होता है, सीखना जो है एक स्वाभाविक क्रिया है और ये प्रत्येक जीवित प्राणी में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लड़का और लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल जो है पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ही विकल्प जीवित प्राणी ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। पारंपरिक, वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, तो ये तो अदा करता है अधिगम अनुभव, और जातिगत अनुभव। जातिगत अनुभव से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। जातिगत अनुभव से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 129 नंबर, आयामी शिक्षण सामग्री है, आयामी शिक्षण सामग्री है क्या है, मॉडल, चार्ट, वस्तु, या उपयुक्त सभी। तो आयामी जो है ये आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मॉडल भी हो जाएगा, चार्ट भी और वस्तु भी। तो ये आपका उपयुक्त सभी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 130 नंबर, हैंड्स ऑन लिखना सीखना का अर्थ है। हैंड्स ऑन सीखने का अर्थ मतलब क्या है, तो पूछताछ करके सीखना, बिल्कुल नहीं, करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, या उपयुक्त सभी। तो हैंड्स ऑन मतलब आप अपने हाथों से कुछ कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा करके सीखना, ठीक है, करके सीखना। बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए अभी आप लोगों ने देखा 30 नंबर जो है आपने आर्ट ऑफ टीचिंग के भी कर लिए। 130 सवाल हमने टोटल कर लिए हैं, जिसमें से हमारा जो है 100 नंबर आपका एसएसटी हो गया। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल हमने कर लिए हैं। और अब हम जो है 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन बच रहा है ये आपका जीके, थोड़ा सा रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ का रहने वाला है। देखिए सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक जो है किसने कहा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये जो है किसको कहा जाता है, कायल, शिमला, मनाली, या खजियार। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प को सही माना गया है। तो खजियार जो है इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 133,
पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। और पी बाई ई क्या दर्शाता है, ठीक है, पी बाई ई शेयर बाजारों में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। और पी बाई ई जो है ये क्या दर्शाता है, तो ये कमाई की कीमत या प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग दर्शाता है। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चौकीदारी विरोध अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था। चौकीदारी विरोधी अभियान जो है भारत के किन भागों में लोकप्रिय था, तो ये आपका बिहार और बंगाल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। जब नमक आंदोलन गांधी जी चला रहे थे तो उसी टाइम पर जो है चौकीदारी कर का भी विरोध किया जा रहा था। ए विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची आपका किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये दल विरोधी कानून हो जाएगा। दल बदल विरोधी जो है कानून इससे संबंधित है। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 136 नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ताजमहल, लोटस टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट और अन्य प्रसिद्ध जो है विरासत स्मारक जो है ये किससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये आपका वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो ये जो है मुख्यतः किससे प्रदूषित हो रहे हैं, तो ये वायु प्रदूषित से, ठीक है, वायु प्रदूषण से वायु में प्रदूषण हो रहा है, इसीलिए जो है अम्लीय वर्षा हो रही है। तो इसका ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 137 नंबर का सवाल है कि शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही हो जाएगा। शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रत्येक प्रकार के कचरे को अलग अलग संग्रहित करना चाहिए, स्रोत और कचरे का जो है पृथक्करण करना चाहिए, सामुदायिक जो है भागीदारी इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि किस वर्ष जो है वृक्षारोपण या वन महोत्सव की शुरुआत तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा सरकार द्वारा जो है की गई थी। तो ये कौन से वर्ष में की गई थी, तो आप देख पा रहे हैं 1950 में ये की गई थी, ठीक है, 1950 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी वन महोत्सव की। बी विकल्प याद रखिएगा। देखिए सीधी सीधी बात है, आप ये याद रखिएगा कि वन महोत्सव 1950 में जो है शुरू हुआ था। देखिए अगला सवाल 139 नंबर का सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल के बिना पृथ्वी का औसत तापमान पानी के तापमान से काफ़ी नीचे होगा, ठीक है। तो पानी के तापमान से कैसे, उबलना या ठंड या वाष्पीकरण, कौन से तापमान से जो है नीचे होगा ये आपको बताना है। तो पानी का तापमान के ठंड तापमान से जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे होगा, ये इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 140 नंबर का सवाल है कि लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहार्य जो है सामग्री का संरक्षण जो है कैसे किया जाता है, तो ये आपको इनके जीन बैंक बनाकर रखा गया है जहां इनको संग्रहित किया जाता है। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह 13 के प्रथम 17 गुणकों का औसत है। तो 13 के प्रथम 17 गुणकों का आपको औसत निकाल लेना है। जैसे 13 हो गया और 13 के प्रथम, तो 13 को नहीं लेंगे, ठीक है, 13 के बाद 26 लेना है, ठीक है, ऐसे इनके 17 गुणकों को लेना है और जितने भी आपका हो जाए उसको काउंट करके उसके जितना नंबर हो जाए उससे भाग कर देना है, ये आपका औसत निकल आएगा। तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे देखिए ये भी आपका जो है साधारण ब्याज से आपका संबंधित सवाल है, ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। ये भी आप जो है मैथ का नॉर्मल सा सवाल है, ये भी आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे आपसे कहा जा रहा है कि ये आगे मुख्यतः जो है मैथ और रीजनिंग के ही सवाल मिलेंगे दोस्तों। तो हम जो है आगे के सवाल जो है स्किप करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार देख ही लेता हूँ 150 तक का। देखिए ग्राम जो है वजन और जो है सेंटीमीटर का क्या होता है, तो सेंटीमीटर जो है ये आपका लंबाई होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका मेरे हिसाब से तो लंबाई हो जाएगा। आप बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है, जैसे ग्राम में वजन मापा जाता है वैसे लंबाई जो है ये सेंटीमीटर में आपकी मापी जाती है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। तेंदुआ, पैंथर, शेर और लोमड़ी। तो तेंदुआ और पैंथर और जो है शेर, ये सभी जो है ये आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है शिकारियों के एक समूह है, ठीक है, जानवर है। और लोमड़ी जो है ये इन जो है इसमें शामिल नहीं होता है, ये दूसरे कैटेगरी का जो है जीव है। तो ये आपका डी विकल्प जो है वो अलग है। देखिए ये कम मिलता जुलता है, देखिए मिलता जुलता सभी जंगली जीव हैं, लेकिन लोमड़ी जो है ये इन तीनों से जो है अलग है। अगला देखिए ये आपका 3, 5, 9, 17, 33 ये आपका दिया गया है। तो इसमें से मिसिंग वर्ड आपको अगला नंबर जो है आपको बताना है। देखिए आगे देखिए, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हो जाएगा। आपको बस इसमें क्या रखना है, आपको इसका नंबर रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए यम की जगह जो है
यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यम की जगह पे इसमें यल कर दिया गया है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं आपको केवल और एक हिंट दे रहा हूँ। यम की जगह पे यहाँ पर यल कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी जो है यम की जगह पे यल ही होगा। तो आपका यल दो विकल्प में है, तो यल केवल और केवल दो विकल्प में है, तो कौन से में है, तो पहला भी कट गया आपका और सी भी कट गया। अब आपका केवल और केवल कौन सा बचा, तो ये आपका कौन सा बचा, केवल बी और डी बचा। इन्हीं से में से जो है ये आपका दो हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। देखिए यू को किससे लिखा गया है, अब इसमें यू नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको दूसरा अक्षर आप ढूंढ लीजिएगा। यू के बाद कैसा हो जाएगा, यस। अब यस आपका कहीं दिख रहा है, देखिए यस को किससे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर यस आ रहा है और चौथे नंबर पर टी आ रहा है, तो इसको यहाँ से देख लीजिए। तो यल के बाद जो है एक आप स्थान छोड़ दीजिए, उसके बाद टी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए यल टी, देखिए यल टी आपका कौन से में दिख रहा है, तो डी विकल्प में दिख रहा है, तो ये आपका देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोडिंग डिकोडिंग से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका यहाँ पर जो है डी विकल्प सही माना गया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। आगे देखिए 150 नंबर का कौन सा सवाल है। यहाँ पर आपका, आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट में एक सवाल आपके जो है ब्लड रिलेशन से रहता है, तो आप सभी जो है इसको भी देख लीजिएगा। रघु और बाबू जो है जुड़वा है, बाबू की बहन रीमा है। ठीक है, तो ये तीनों बहन भाई हो गए। रीमा के पति जो है राजन है, तो रीमा के पति जो है राजन हो गए। इसके अलावा देखिए रघु की माता जो है लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी के पति राजेश हैं। राजेश राजन से किस प्रकार से संबंधित है, तो राजेश राजन से जो है किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा, तो आपने देखा कि जो है राजेश किसका पति है, तो देखिए राजन किसका पति है, तो सीमा का, मतलब इनके बहन का पति है, और राजेश जो है इसके पिता हैं, तो ये ससुर हो जाएंगे। तो ये आसान था, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन जो है आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपका लाइक और कमेंट जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप जो है इसको जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।